नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। तो जब हम हवा के बारे में सोचते हैं तो क्या लगता है? बस चेहरे को छूकर गुजर जाने वाली एक चीज, राइट? लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो किसी सिनेमाई कहानी से कम नहीं है। जरा इस 3D में घूमती हुई पृथ्वी की कल्पना कीजिए। यहाँ हवाएं सिर्फ मौसम का कोई हिस्सा भर नहीं है, ये प्रकृति की वो जबरदस्त अदृश्य ताकतें हैं जिन्होंने सदियों से इंसानी जीवन और हमारे इतिहास को पूरी तरह से आकार दिया है। आज हम गहराई से समझेंगे स्थानीय पवनों यानी लोकल विंड्स को। ये ऐसी हवाएं हैं जो कहीं तो जीवन रक्षक बन जाती हैं और कहीं बिल्कुल विनाशकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस तरह रहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पवनों और फेरेल के नियम के बारे में, फिर हम दुनिया की प्रमुख गर्म पवनों का सफर करेंगे, उसके बाद प्रमुख ठंडी हवाओं को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे ये हवाएं जलवायु और मानव जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। पवनें और फेरेल का नियम, ये वायुमंडलीय गति का असल विज्ञान है। अब सबसे पहले पवन यानी विंड की सटीक परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर आम बोलचाल में हवा और पवन को एक ही समझ लेते हैं, है ना? लेकिन विज्ञान के नजरिए से इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। पवन वायु का वो क्षैतिज प्रवाह या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है जो हमेशा, और ध्यान दीजिएगा हमेशा, हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ चलता है। अगर यही हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठे यानी वर्टिकल मूवमेंट हो तो उसे पवन नहीं कहेंगे, उसे वायुधारा या एयर करंट कहा जाता है। तो सबसे अहम बात यही है कि पवन हमेशा क्षैतिज रूप से बहती है। और ये देखना बहुत ही शानदार है कि हमारी अपनी पृथ्वी का घूमना इन हवाओं की दिशा कैसे तय कर देता है। इसे ही विज्ञान में फेरेल का नियम कहा जाता है। देखिए, चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है तो इसके कारण एक खास तरह का प्रभाव पैदा होता है जिसे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। और इसी इफेक्ट की वजह से हवाएं कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमेशा अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये हमेशा अपने बाईं ओर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कमाल है ना? अब जब भी हम स्थानीय पवनों की बात करते हैं तो उन्हें मुख्य तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, गर्म और ठंडी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कैच है। कोई भी हवा गर्म है या ठंडी, ये किसी थर्मोमीटर की फिक्स्ड रीडिंग पर डिपेंड नहीं करता। ये पूरी तरह से सापेक्ष यानी रिलेटिव होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मान लीजिए कोई हवा किसी नई जगह पर पहुंचती है और वहां का तापमान अचानक से बढ़ा देती है तो उसे गर्म पवन मान लिया जाएगा। इसके उलट अगर वो वहां पहुंचकर तापमान को गिरा देती है तो वो ठंडी पवन कहलाएगी। तो इसी के साथ आते हैं भाग 2 पर, दुनिया की प्रमुख गर्म पवनें। हमारी लिस्ट में पहली बेहद खास पवन है चिनूक। ये हवा अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढलानों से नीचे उतरती है। अब जरा सोचिए, कड़ाके की सर्दियां हैं, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका है और जानवरों के लिए चारे का एक तिनका तक नहीं बचा है। ऐसे वक्त में ये चिनूक एक रक्षक बनकर आती है। ये इतनी तेजी से वहां का तापमान बढ़ा देती है कि देखते ही देखते सारी बर्फ पिघलने लगती है और घास के मैदान फिर से सामने आ जाते हैं। इसके इसी जादुई असर की वजह से इसे स्नो ईटर यानी हिमभक्षी पवन कहा जाता है। एक तरह से ये वहां के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और जो काम अमेरिका में चिनूक करती है ना, बिल्कुल वही काम यूरोप में फॉन्ड नाम की पवन करती है। ये हवा मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वतों के आसपास चलती है। चिनूक की तरह ही ये भी एक गर्म पवन है जो बड़ी तेजी से बर्फ को पिघला देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि ये फॉन पवन वहाँ विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होती है। इसी हवा की गर्माहट के कारण स्विट्जरलैंड जैसे ठंडे इलाके में भी अंगूर समय पर और जल्दी पक पाते हैं। चलिए अब यूरोप से सीधा अफ्रीका का रुख करते हैं। पश्चिमी अफ्रीका और गिनी तट के इलाकों का हाल कुछ ऐसा होता है कि वहां की भयंकर उमस और नमी के कारण बीमारियां बहुत तेजी से फैलने लगती हैं, जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन तभी सहारा मरुस्थल से हर मटन नाम के एक एकदम सूखी और गर्म हवा आती है और ये हवा आते ही जादू की तरह सारी नमी सोख लेती है, उमस को जड़ से खत्म कर देती है। नतीजा, बीमारियां अचानक से कम होने लगती हैं। इससे वहां के लोगों को इतनी राहत मिलती है कि उन्होंने प्यार से इसका नाम ही डॉक्टर पवन रख दिया है। बिल्कुल सही नाम है ना? अब इस डॉक्टर के बाद आपकी मुलाकात कराते हैं एक बेहद खौफनाक पवन से जिसका नाम है सिरोको। ये हवा भी सहारा मरुस्थल से ही उठती है और उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है। लेकिन रेगिस्तान से उड़ते वक्त ये अपने साथ ढेर सारी लाल रेत भी हवा में उठा लेती है।
इसके बाद जब ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है तो वहां से खूब सारी नमी सोख लेती है, और फिर जब ये हवा इटली पहुंचती है और वहां बारिश करती है तो उन बारिश की बूंदों के साथ वो सहारा की लाल रेत भी नीचे गिरती है। नजारा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आसमान से सचमुच का खून बरस रहा हो। जी हां, इसी भयानक घटना को इटली में रक्त वर्षा या ब्लड रेन कहा जाता है। अब ये सिरोको पवन इतनी ज्यादा असरदार है कि अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मिस्र में इसे खमसिन कहा जाता है, लीबिया में कहते हैं गिबली, स्पेन में लेवेचे और अरब के रेगिस्तानों में इसे सिमूम के नाम से जाना जाता है। ये जो सिमूम है ना, ये बहुत ही ज्यादा सूखी होती है और इसके कारण भयानक धूल भरी आंधियां आती हैं, इतनी भयंकर कि कभी कभी सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर में ऐसी और भी कई कुख्यात गर्म हवाएं हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, जैसे भारत और पाकिस्तान में गर्मियों में चलने वाली लू, जिससे हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्डर चलती हैं, जो अपने साथ भयंकर गर्मी और सूखा लेकर आती हैं। और एक हवा है इंडोनेशिया के जावा द्वीप की, जिसे कोएम्बैंग कहते हैं। यह हवा इतनी ज्यादा हानिकारक है कि ये वहां तंबाकू की पूरी फसल को ही बर्बाद करके रख देती है। गर्म हवाओं की तपन के बाद अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, दुनिया की प्रमुख ठंडी पवनें। जरा इन प्रमुख ठंडी हवाओं की लिस्ट पर नजर डालिए। अमेरिका, कनाडा और टुंड्रा प्रदेशों के जमे हुए इलाकों में ब्लिज़ार्ड चलती है, जो अपने साथ भारी बर्फबारी लाती है। फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में मिस्ट्रल हवा का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरह साइबेरिया के जमे हुए मैदानों में बुरान या करा बुरान चलती है, जो वहां सरवाइव करना और भी मुश्किल बना देती है। और हां, दक्षिण अमेरिका के पंपास घास के मैदानों में भी एक बेहद ठंडी हवा बहती है, जिसे पंपेरो कहा जाता है। लेकिन इन सब में एक बहुत ही दिलचस्प ठंडी पवन है, बोरा। यह हवा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे से होते हुए सीधे इटली में दाखिल होती है। अब हम सब जानते हैं कि इटली अपनी सुहावनी भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए कितना मशहूर है, राइट? लेकिन इस बोरा पवन के आते ही वहां भारी हिमपात होने लगता है। ये इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे महज एक स्थानीय पवन किसी बड़े ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को दरकिनार करके किसी खास इलाके के मौसम को रातों रात पूरी तरह से पलट कर रख सकती है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 4 पर, जलवायु और मानव। हम देखेंगे कि इन पवनों का हमारे इतिहास पर क्या प्रभाव रहा है। इतिहास और भूगोल का आपस में जो कनेक्शन है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। चलिए वाइकिंग्स का ही उदाहरण लेते हैं। उन्होंने लगभग 10 ईसा पूर्व के आसपास स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया था और 1200 ईस्वी तक आते आते उनका दबदबा अपने चरम पर था। लेकिन फिर 1400 और 1500 ईस्वी के आते आते उन्हें आइसलैंड और ऐसे बाकी सारे इलाके छोड़कर पीछे हटना पड़ा। आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय उत्तरी गोलार्ध में एक मिनी आइस एज यानी लघु हिमयुग की शुरुआत हो गई थी, जो लगभग 1850 तक चला। तापमान एकदम से गिर गया, बर्फ ही बर्फ हो गई, खेती करना और वहां जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो गया। तो देखा आपने, प्रकृति की ये ठंडक और हवाएं बड़े बड़े साम्राज्यों के ढहने की वजह बन सकती हैं। और इसी ऐतिहासिक संदर्भ में हमें ग्लोबल हीटिंग और ग्लोबल वार्मिंग के बीच के साइंटिफिक अंतर को भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना होगा। स्रोत के मुताबिक पृथ्वी पर एक हिमयुग से दूसरे हिमयुग के बीच तापमान का अपने आप प्राकृतिक रूप से जो बढ़ना होता है, उसे ग्लोबल हीटिंग कहा जाता है। ये हमारी प्रकृति का अपना एक नॉर्मल चक्र है। लेकिन जब मानवीय गतिविधियों, प्रदूषण और अत्यधिक कार्बन एमिशन के कारण इस हीटिंग की रफ्तार और तीव्रता बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तब उस मानव निर्मित स्थिति को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो दोनों में जो असली फर्क है वो प्राकृतिक चक्र और मानवीय दखलंदाजी का है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा से सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि क्या ये स्थानीय हवाएं, चिनूक, हरमटन, सिरोको, बोरा, क्या ये सिर्फ भूगोल की किताबों में दर्ज कुछ तथ्य भर हैं, या फिर ये मानव इतिहास के वो मूक निर्देशक हैं जो कभी डॉक्टर बनकर हमारी जान बचा लेते हैं तो कभी खूंखार रूप लेकर आसमान से रक्त वर्षा करवा देते हैं। तो अगली बार जब भी हवा का कोई तेज झोंका आपके चेहरे को छुए तो एक पल रुककर याद कीजिएगा कि ये महज हवा नहीं है, ये प्रकृति की वो जबरदस्त अदृश्य ताकत है जो हमारी इस पूरी दुनिया को चला रही है। हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने और इसे समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।